बच्चों गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों के बाद आज आपका क्लास होगा और आपके चैप्टर का नाम है भारत का विदेश संबंध। भारत का विदेशों से संबंध। तो विदेश नीति क्या है? किसी भी देश की विदेश नीति जो तैयार होती है तो उस देश की नीति जो है उन सिद्धांतों, हितों व उद्देश्यों के प्रति वचनबद्धता है जिनके द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अपने संबंधों का निर्वहन करता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ है इसमें आपके कई क्षेत्र आते हैं। राजनीतिक भी आता है, आर्थिक भी आता है और सामाजिक सांस्कृतिक भी क्षेत्र आता है। तो जो हमारे संबंध हैं एक दूसरे देश के साथ, हमारे जो संबंध हैं वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक किसी भी तरह के हो सकते हैं। भारत के बारे में अगर विदेश संबंध की बात आती है तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं। भारत की विदेश नीति प्राचीन काल से ही रही है, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र रही हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में रही हो या राजनीतिक क्षेत्र में रही हो, बहुत प्राचीन काल से ही भारत की विदेश नीति रही है। तो स्वतंत्रता से पूर्व भी भारत की विदेश नीति को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 से 1964 तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, जिसके लिए इन्होंने विदेश नीति तैयार की। जो इनकी विदेश नीति है गुटनिरपेक्षता की नीति है। तो उन्होंने इसके लिए भी प्रयास किया है। तो इसके पहले ही स्वतंत्रता से पूर्व ही सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में INA की स्थापना की थी, इंडियन नेशनल आर्मी, सिंगापुर में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि इस विदेश नीति को लेकर के एशिया और अफ्रीका के देशों के बीच एक सहयोग और संबंध जोड़ना चाहते थे, क्योंकि ये सभी यहाँ के छोटे छोटे देश उपनिवेश हुआ करते थे। भारत भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो उन्होंने इनको एक करने के पहले ही स्वतंत्रता से पूर्व ही उन्होंने जो कि 23 मार्च 1947 में ही भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कर दिया था, जो सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद जब ये भारत के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने का, जो भारतीय विदेश नीति कैसे तय हो, उसके 3 प्रमुख उद्देश्य बताए थे। उनका पहला उद्देश्य था संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। विदेश नीति का हमारा एक लक्ष्य है कि हमने कितने संघर्षों के बाद, कितनी लड़ाइयों के बाद देश को आजाद कराया है, उस देश की संप्रभुता को हमें बचाए रखना है। हम इस तरह से अपनी विदेश नीति को तैयार करें कि हमारी संप्रभुता बची रहे। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, क्योंकि भारत में आजादी के पहले 565 रियासतें हुआ करती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत ने सभी रियासतों को इन केन प्रकार साम दाम दंड सभी नीतियों का प्रयोग करके भारत को एक करके एक अखंड भारत बनाया था, और उसको भी हमें बनाए रखना था। और तीसरा जो मुख्य उद्देश्य था वह था तीव्र गति से आर्थिक विकास करना, क्योंकि भारत उस समय आजादी के बाद बहुत ही निर्धन देश था, वहां पे किसी चीज का विकास नहीं हुआ था। तो कृषि, उद्योग आदि के विकास के लिए भारत अधिक जोर दे रहा था। तो भारतीय विदेश नीति के जो सिद्धांत था उसमें पहला सिद्धांत था विश्व शांति। भारत प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बनाए रखना चाहता था, पूरे विश्व को एक परिवार मानता था। वह महात्मा बुद्ध, अशोक और महात्मा गांधी के विचारों का देश था, जो पूरे विश्व को एक परिवार को दृष्टि से देखते थे। इनका प्रभाव पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी पड़ा, इसलिए वे विश्व में शांति और सहयोग के साथ काम करना चाहते थे। दूसरा था गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उस समय पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया था। एक पूंजीवादी अमेरिका का गुट था और दूसरा गुट था सोवियत संघ का गुट। भारत आजादी के बाद
सोवियत संघ के विचारों को आत्मसात किया और समाजवादी विचारों को ग्रहण किया और उसने अन्य एशियाई देशों के साथ मिलकर के अपनी गुट निरपेक्षता की नीति तैयार की। वह अमेरिका के नाटो गुट तथा सोवियत संघ के वारसा गुट में शामिल न होकर के स्वयं अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति और तटस्थता की नीति तैयार करना चाहता था। वह स्वतंत्र रहना चाहता था, वह किसी अन्य देशों के साथ उसका संबंध नहीं रहना चाहता था। तो उन्होंने जो है स्वतंत्रता के पश्चात 1955 में बांडुंग सम्मेलन आयोजित किया गया, जो इंडोनेशिया में है बांडुंग। वहां पे तो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासिर, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा, इंडोनेशिया के सुकर्णो आदि ने मिलकर गुट निरपेक्षता की नींव डाली। और गुट निरपेक्षता का जो पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था वह 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1961 बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। और इस तरह से गुट निरपेक्षता की स्थापना हुई थी, जिसे नाम से भी हम जानते हैं। गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया था और वर्तमान में इसके 121 या 22 सदस्य देश हैं। निशस्त्रीकरण तीसरा पॉइंट आता है। भारत सदैव परमाणु हथियारों या विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों के खिलाफ रहा है। वह इनको नष्ट करना चाहता है, जो उनके पास उपलब्ध है उसको नष्ट करना चाहता था। वह शांति और अहिंसा का पालन करना चाहता था। वह निशस्त्रीकरण का समर्थन करता था कि हमारे पास जो भी विनाशकारी हथियार हैं हम उनको धीरे धीरे नष्ट कर देंगे और संपूर्ण विश्व के लोग ऐसा करें। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद का विरोध। भारत ब्रिटिश साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के तहत एक उपनिवेशवादी देश था। वह ब्रिटिश की शोषित नीतियों को झेल चुका था, इसलिए वह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का हर समय विरोध करता था। और इसी को साम्राज्यवादी भावना को ही लेकर के इसने नई दिल्ली में एक जो एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया था उसके बारे में उसमें ज्यादा जोर दिया गया था। नस्लवाद का विरोध। भारत जाति और रंग का भी विरोध करता था, क्योंकि महात्मा गांधी नस्लवादी आंदोलन के से प्रताड़ित व्यक्ति थे। वे ट्रेन में जा रहे थे तो उन्हें अंग्रेजों ने काला कहकर उन्हें ट्रेन के डिब्बे से उतार दिया, जबकि उनके पास एसी का टिकट था, फर्स्ट क्लास टिकट था, लेकिन तो भी उन्हें काले और गोरे का भेद अंग्रेज रखते थे। इसलिए उन्हें ये ट्रेन से धक्का मार के उतार दिया गया और उन्होंने रात भर सोचा। इसके बाद उन्होंने नस्लवादी का विरोध जाके अफ्रीका में वहां से शुरुआत की थी आंदोलन की। तो भारत सदैव ही साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद का विरोधी देश रहा है। उसका ये सिद्धांत रहा है। एफ्रो एशियाई एकता का आह्वान। भारत ने अफ्रीका और एशिया के देशों को आह्वान किया कि आप हमारे साथ आएं और एक दूसरे का सहयोग करें। इसके लिए ही उसने जो है 1955 में एफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन का आयोजन बांडुंग में किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था एवं विश्वास। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था और विश्वास रखता हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों और उसके कानूनों नियमों का भी विश्वास रखता था। तो अब इसके बाद मैं आप लोगों को पंचशील के बारे में बताऊंगा। भारत चीन संबंध। तो भारत चीन संबंध के बारे में भारत पाकिस्तान से इतर नीति को अपनाते हुए चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया और क्योंकि वह शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बनाए रखना चाहता था, इसलिए चीन से भी उसने मित्रतापूर्ण
दोस्ती की। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि चीन हमारे साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह आशंका थी कि चीन कभी न कभी भारत पे आक्रमण जरूर करेगा। उसके बावजूद भी चीन के सामने तिब्बत की समस्या थी। भारत और चीन के बीच तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में रहता था। तो चाइना ने 1950 में तिब्बत को अपने देश में मिला लिया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने चीन को अपना मित्र मानता था और उसके साथ उसने 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को पंचशील समझौता किया। तो पंचशील समझौता, जो कि यह भारत की शांति प्रियता का द्योतक है, भारत की शांतिपूर्ण अस्तित्व नीति का एक द्योतक है। पंचशील से तात्पर्य है आचरण के 5 सिद्धांत। तो महात्मा बुद्ध ने भी पंचशील सिद्धांत बनाया था। उसी से प्रेरित होकर के भारत शांति और अहिंसा की नीति हर देश के साथ लागू करना चाहता था। पंचशील के सिद्धांत 5 तरह के थे। पहला था एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। भारत एक दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करता था और जो क्षेत्रीय अखंडता थी उसको भी बनाए रखना चाहता था। दूसरा है परस्पर अनाक्रमण, मतलब कोई भी राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा, कोई भी मैटर शांतिपूर्ण ढंग से उसको हल करेगा। तीसरा तो था अहस्तक्षेप। तो भारत के पंचशील सिद्धांत का जो तीसरा सिद्धांत था वह था अहस्तक्षेप, यानी कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में, घरेलू मामले में दखल नहीं देगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा था समानता एवं पारस्परिक लाभ। पंचशील सिद्धांत का जो चौथा सिद्धांत था वो था समानता एवं पारस्परिक लाभ, मतलब सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए और सभी लोगों को समान रूप से लाभ प्रदान किया जाए। और जो अंतिम था बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो शांतिपूर्ण अस्तित्व, यानी विश्व में शांति स्थापित करना, क्योंकि भारत प्राचीन समय से ही वसुधैव कुटुंबकम, विश्व को एक परिवार की दृष्टि से देखता था। इसलिए भारत ने वसुधैव कुटुंबकम जो प्राचीन विचारधारा थी उसको रखते हुए, ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण अस्तित्व की नीति को अपनाया। भारत का जो चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ था अप्रैल 1954 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, दोनों ने मिलकर ही पंचशील समझौता किया था। तो इस समझौते के बारे में नेहरू का एक ही कथन बहुत महत्वपूर्ण था। नेहरू ने कहा था, यदि इन सिद्धांतों को सभी देश मान्यता दे दें तो आधुनिक विश्व की अनेक समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। तो छात्रों, तो भारत चीन के साथ हर समय मित्रतापूर्ण व्यवहार करता था, लेकिन चीन भारत के ऊपर हर समय कहीं सीमा विवाद, कहीं तिब्बत विवाद को लेकर के 1962 में आक्रमण ही कर दिया। कल हम बाकी चीन और भारत के संबंध के बारे में विस्तृत आपको जानकारी दे देंगे। हम लोग करते नहीं, वीडियो चलाए थे कि नहीं चलाए थे?